student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start next chapter, chapter 6, electromagnetic induction. The topics are magnetic flux, Faraday's experiment, Faraday's laws of electromagnetic induction. मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जस्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह होता है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। किसी भी सरफेस से नॉर्मली जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से नॉर्मली, जो भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से नॉर्मली पास होती हैं हम उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing normally through that surface. It can also be defined as the product of the area of that surface and component of magnetic field normal to that surface. और इसको हम दूसरी तरीके से इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का प्रोडक्ट है, किसी भी जिस एरिया से ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उस एरिया और उस पर परपेंडिकुलरली जो नॉर्मल होता है उसका जो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है उसका प्रोडक्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई ओवर बी डॉट डी एस, और ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बी एस कॉस थीटा। सो फाई इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू बी डॉट ए एन कैप, वेयर एन कैप इज द डायरेक्शन, एंड फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर फाई ये जो फाई है यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव कब होगा ये डिपेंड करेगा एंगल पर। सो एक्यूट एंगल के लिए मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0 टू लेस देन 90 के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और थीटा इक्वल्स टू 90 के लिए और थीटा इक्वल्स टू 270 के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। नेगेटिव फ्लक्स जब होगा जब एंगल ऑब्स्ट्यूस होगा यानी कि ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 270 होगा, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सो बेसिकली यहाँ से हमने ये सीखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। So phi equals to BA cos theta. Magnetic flux across a coil can be changed by changing. अब किसी भी कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और वो किस किस पर डिपेंड करेगा? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते जाएं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा। अगर हम उस कॉइल का एरिया चेंज कर दें तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कॉइल का ओरिएंटेशन करवाएं मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि कॉइल को घुमाएं मैग्नेटिक फील्ड में, तब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा। एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। और इन जो भी ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से अगर कोई भी हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, मान लीजिए हम स्ट्रेंथ भी चेंज कर रहे हैं, हम क्रॉस सेक्शनल उसका एरिया भी चेंज कर रहे हैं, तब भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो है वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, बिकॉज फाई इक्वल्स टू होता है आपका बी ए, और मैग्नेटिक फील्ड का होता है आपका टेस्ला, और ए का या ए क्या है? एरिया है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल, और जो CGS यूनिट है उसकी वो उसकी मैक्सवेल के थ्रू गिवन है। 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 वेबर, और 1 मैक्सवेल बराबर होता है 10 टू द पावर -8 वेबर के। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। पर यूनिट एरिया में जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जो आपका फाई इक्वल्स टू है, फ्लक्स क्या है? फाई इक्वल्स टू बी ए,
अब अगर हम phi अपॉन a कर दें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से सिर्फ b मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट है इसमें फेराडेस एक्सपेरिमेंट। अब आपने 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। और ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या था कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी करंट कैरिंग वायर या फिर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो फेराडे ने सोचा कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने यहाँ चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो फिर जस्ट इसका ऑपोजिट भी ट्रू होना चाहिए। एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को भी करंट बनाना चाहिए, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन इक्वल्स टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो उन्होंने सोचा जब ये वेरिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी करंट बनाना चाहिए, उसको भी करंट बनाना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने कॉइल और मैग्नेट के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें सक्सेस नहीं मिली, और इन एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने कंटिन्यू रखा। और फिर लास्ट फाइनली उन्होंने देखा कि जब वो मैग्नेट को मूव कराते हैं तो उस समय जब मैग्नेट को मूव कराया जाता है कॉइल के रिलेटिव, कॉइल के रिस्पेक्ट में जब मैग्नेट को मूव कराते हैं तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर में उन्होंने डिफ्लेक्शन देखा। लेकिन जब उन्होंने मैग्नेट का मूवमेंट रोक दिया, यानी कि मैग्नेट को स्टॉप कर दिया, तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, पॉइंटर वापस 0 पर आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने जब दोबारा से उन्होंने उसको मूव कराया तो फिर से वहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये इस चीज़ को शो करता है, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है दैट मीन्स कि कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रही है, करंट वहाँ पर इंड्यूस्ड हो रही है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो तभी होगा जब करंट होगी। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, वो किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट कैसे करता है, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर मूव करता है। तो गैल्वेनोमीटर ने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर करंट को डिटेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब जो भी कॉइल थी उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रही थी, और कब प्रोड्यूस हो रही थी, जब मैग्नेट जो है वो मूव करती है तब वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होती है। तो उन्होंने इस चीज़ को देख लिया था कि जब रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच में तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट प्रोड्यूस हो सकती है। देन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से किया और कई बार किया, और फाइनली वो अपने इस कंक्लूज़न पर पहुंच गए कि एक मैग्नेट के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने पर, उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करने पर, चेंज करने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, या गैल्वेनोमीटर हमें करंट शो करता है। इसका मतलब है कि जो हमने कॉइल ली है उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये करंट किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ था ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, और हम पढ़ चुके हैं जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस किसी भी एरिया से नॉर्मली पास होती हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो जब ये मैग्नेट इस कॉइल के पास जाता है तो इस कॉइल का जो भी एरिया है वहाँ पर नॉर्मली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंसर्ट होती हैं, इसके अंदर, कॉइल के अंदर इंसर्ट होती हैं। इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब मैग्नेट दूर है तब वहाँ पर कोई भी लाइन या बहुत कम लाइन इंसर्ट हो रही है, पर जैसे ही मैग्नेट इसके अंदर गया नंबर ऑफ लाइंस और ज़्यादा इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में फाई में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर चेंज हुआ है। तो जब इसमें चेंज हुआ है, यानी कि ये हो गया आपका डेल्टा फाई, जब इसमें चेंज हुआ है तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ है, करंट प्रोड्यूस हुआ है। और करंट तभी प्रोड्यूस होगा जबकि उस कॉइल में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही किसी भी कॉइल में चार्ज को मूव कराता है। जब तक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होगा इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब इलेक्ट्रॉन्स पर लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स
मूव करने लगते हैं या चार्ज मूव करने लगता है, और मूविंग चार्जेस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसका मतलब है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होंगे तो एक ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस तरीके की करंट को कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। So magnetic flux link with the coil change relative to the position of the coil and the magnet due to magnetic lines of force cutting at different angles at the same cross-sectional area of the coil। जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है, जैसे अभी यहाँ पर 5 लाइनें, 5 फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हो रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ कितना लिंक हो रहा है, 5। तो जब हम कॉइल और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन कराते हैं तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंजेस ही यहाँ पर क्या करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सो इसके बेसिस पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाले, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, यानी कि ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होगा जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। और वो रिलेटिव मोशन दोनों तरीके से हो सकता है, या तो हम कॉइल को स्टेशनरी रखें, मैग्नेट को चलाएं तब भी रिलेटिव मोशन है, मैग्नेट को रखें कॉइल को चलाएं तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होंगे, या फिर दोनों को चला दें तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे। कॉइल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट, मैग्नेट को आप स्टेशनरी रखिए, कॉइल को चलाइए, बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट कैन बी मूव्ड, दोनों को मूव करा सकते हैं, तब भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हम तीनों तरीके से कर सकते हैं, या हम एक को स्टेशनरी रखें दूसरे को चलाएं, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और कॉइल को चलाया, दोनों को मूव करा दिया तब भी चेंज होगा, और कॉइल को स्टेशनरी रखा मैग्नेट को चलाया तब भी वहाँ पर जो हैगा वो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होंगे। करंट एंड हैंस डिफ्लेक्शन इज लार्ज इफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल्स एंड द मैग्नेट एंड हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल इज मोर। जब वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी होती है तो उस समय करंट का जो अमाउंट है वो लार्ज हो जाता है, और जैसे ही रेस्ट में आते हैं, चाहे वो कॉइल हो चाहे वो मैग्नेट हो, दोनों में से कोई भी एक रेस्ट में आ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने बंद हो जाते हैं, और जब चेंज होना बंद हो जाएगा यानी कि रेस्ट में आ जाएगा तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन वापस 0 पर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होगा जब उनके बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस के लिए क्या जरूरी है, रिलेटिव मोशन जरूरी है। सो फैराडेस एक्सपेरिमेंट सेकंड। अब फैराडे का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था, व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर मैग्नेट का यूज़ नहीं किया है, हमने 2 कॉइल ले ली हैं, क्योंकि हम जो मैग्नेटिक फील्ड हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया था वो मैग्नेटिक फील्ड उसने मैग्नेट से बनाया था, बट हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ले ली और उस कॉइल में उन्होंने बैटरी अटैच कर दी, बैटरी अटैच करने पर उस कॉइल में करंट बनने लगा। तो फर्स्ट कॉइल को जिसमें कि करंट बनी थी उसको उन्होंने कहा प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी सर्किट में उन्होंने करंट प्रोड्यूस कर दी। अब इस करंट के थ्रू इस कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ऑरिजिनेट होंगी और साउथ पर टर्मिनेट होंगी। अब अगर हम सेकेंडरी कॉइल जिसमें कि उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया था, ये देखने के लिए कि फर्स्ट कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर हम सेकेंडरी कॉइल को लिंक कर दें तो क्या सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए उन्होंने इसके डिटेक्शन के लिए क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो इन दोनों कॉइल्स में आपस में रिलेटिव मोशन कराया, और रिलेटिव मोशन कराकर दोनों कॉइल को सेकंड जो कॉइल थी उसको लिंक करा दिया फर्स्ट कॉइल के या प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो सेकेंडरी जो कॉइल थी या सेकंड जो कॉइल थी उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होना स्टार्ट हो गए। जब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होना स्टार्ट हो गए तो इसका मतलब है उसमें
एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, इसका मतलब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में एक डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। अब सेकंड जो था उसमें उन्होंने क्या किया कि इसके जो सेकेंडरी जो कॉइल थी उसमें अब उन्होंने की को एक बार उन्होंने ओपन करके देखा और एक बार उन्होंने क्लोज करके देखा। तो जब हम क्लोज कर देंगे की को तो वहाँ पर सर्किट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड से जब हम सेकेंडरी कॉइल को लिंक करा देंगे तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने लगेंगे और सेकेंडरी कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर उन्होंने प्राइमरी कॉइल की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जब उन्होंने प्राइमरी कॉइल की को ओपन कर दिया, जब प्राइमरी कॉइल की को ओपन किया तो वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होना यहाँ पर बंद हो जाएगी। जब ओपन कर देंगे तो ये तो एकदम से बंद हो गई करंट, और जब करंट यहाँ पर बंद हो जाएगी तो यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, और जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो वहाँ पर सेकेंडरी कॉइल से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं होगा, और जब लिंक नहीं होगा तो चेंजेस नहीं होंगे और गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, इस बैटरी की पोलैरिटीज़ को चेंज कर दिया था। पॉजिटिव को नेगेटिव की जगह लगा दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव की जगह लगा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने की को क्लोज किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इस मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी कॉइल से लिंक करा दिया। अब सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पोलैरिटी चेंज हुई तो यहाँ पर जो नॉर्थ साउथ बन रहे थे वो भी चेंज हो गए, और जिनकी वजह से जो सेकेंडरी कॉइल थी उसमें डिफ्लेक्शन जो था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गया। So when the primary circuit is open, current decreases from maximum value to 0. जब प्राइमरी सर्किट ओपन रहेगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा, और जब हम उसे क्लोज करेंगे तो 0 से फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। और इसका मतलब है कि जैसे ही जो हमने करंट डिक्रीज हुआ, इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा था उसमें भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। और जब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ यानी कि उसमें चेंज हुए, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक था, और लिंक था तो सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट, उनके बेसिस पर इन्होंने 2 लॉ बना दिए जो कि बहुत फेमस लॉ हैं, फेराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ही होना चाहिए इसमें। अगर आपने हाईएस्ट वैल्यू कर दी तब भी करंट फ्लो नहीं होगा, लोएस्ट वैल्यू कर दी तब भी करंट नहीं फ्लो होगा, कांस्टेंट कर दिया तब भी नहीं होगा, आपको उसमें चेंज करते रहना है। So whenever there is a change in magnetic flux link with a circuit, an EMF and hence a current is induced in the circuit. However, it lasts only so long as the magnetic flux is changing. जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में जो कि सेकेंडरी कॉइल से लिंक है उसमें चेंजेस होंगे तो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, और ये करंट सिर्फ तब तक रहेगी जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। और जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में किस रेट से चेंज हुए हैं। अगर कम टाइम में ज़्यादा चेंज हुआ है तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम चेंज हुआ है तो ये ईएमएफ कम हो जाएगा। तो ये इसके फेराडेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ हैं और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो ई यानी कि ईएमएफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d5/dt, और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा E = k d5/dt, where k is a constant and its value is 1. So E = d5 को हम लिख सकते हैं 5 2 - 5 1 upon t. Thank you.